जय शिवराय, जय शंभूराजे। छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास हम सबको पता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में जब सरदेसाईवाड़ी में कैद किए गए, उसके बाद उन्हें छोड़ने की कोशिश मराठों ने क्यों नहीं की? छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में क्यों गए थे और महाराज को कैद करके कहाँ रखा गया था? ये सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जय शिवराय दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम गाथा सुनेंगे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। तो दोस्तों मैं फाइनल पहुंच चुका हूं श्री किले धर्मवीरगढ़। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फलक है और इस किले पे जो वास्तु है इनका यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इनको देख के जो किले पर वास्तु है वो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप श्री किले धर्मवीर, यहाँ पे इन्होंने एक मेडल का रॉड डाला है, तो अभी इस डायरेक्शन में जाना है। इतिहास का अनुसार बता दें, छत्रपति संभाजी महाराज को जब संगमेश्वर में कैद किया गया तो उन्हें संगमेश्वर से यहाँ धर्मवीरगढ़ लाया गया। तो उनको विदुषी के कपड़े पहनाए गए और फिर उनको ऊँट पर बिठाकर गांव से एक उनकी डेंडी निकाली इस धर्मवीरगढ़ तक, जहाँ पे औरंगजेब बैठा था। तो दोस्तों जैसे हम लोग वो टोल नाके से आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है पहला दरवाज़ा, राजदरबार खड़े जाने सा मार्ग, और यहाँ 7 मंजिली इमारत, इस तरफ एक 7 मंजिली इमारत थी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। चलिए फिर अभी अंदर जाते हैं। कहा जाता है ये जो इमारत है ये 7 मंजिली इमारत थी, लेकिन अभी तो बस सिर्फ इस इमारत के अवशेष ही बचे। इसका पानी का टाका। दोस्तों फाइनल पहुँच चुके हैं धर्मवीरगढ़। यहाँ पे ये सदर देख सकते हैं, ये सारा सदर का भाग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्रपति संभाजी महाराज को जिस स्तंभ से बांध के रखा था वो जगह यहाँ पे है, लेकिन उसके सामने आप देख रहे होते ये है बहादुरगढ़ का महल। आप विशाल ऐसा ये महल देख सकते हैं। ये पूरा गढ़ 111 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों आपको ये सदर दिखा है, ये उस टाइम पे सागवान की लकड़ियाँ थी, उसके ऊपर ये बांधा गया था। तो अभी सागवान तो लकड़ियाँ नहीं है, लेकिन आपको बेस दिखेगा। दोस्तों ये है चौतरे की एंट्रेंस, यहाँ से स्टेप से ऊपर जाने के, लेकिन यहाँ पे ना पानी आता था, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे होल है, यहाँ से पानी आता था जो नीचे यहाँ पे इधर से नीचे जाता था। तो ये एक एंट्री थी सदर तक जाने के लिए। तो ये दीवाने खास था, और ये जो भाग है ये दीवाने आम है, मतलब जो आम लोग रहते थे वो यहाँ पे आते थे, लेकिन जो खास लोग रहते थे जो औरंगज़ेब के एकदम नज़दीक वो यहाँ पे अंदर बैठते थे। इतना बड़ा ये दीवाने खास है, यहाँ पे ही औरंगज़ेब बैठता था अपने तख्त पर, और वहाँ पे हमारे महाराज को रखा गया था। हम हिंदुओं के लिए वो एक पावन स्थल है। तो दोस्तों ये है चौतरा, मतलब एक सदर है। तो इसके अंदर अगर आप जाओगे तो ये हॉल जैसा ही है, लेकिन आपको एक नोटिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो पिलर है ये मुग़ल के टाइम के नहीं है, ये 13th सेंचुरी में जो देवगिरी यादव थे उन्होंने बनाए थे। ये जो किला था वो उन्हीं का किला था। उनके बाद मुग़लों ने इस किले पे अपना अधिकार जमाया, और ये जो पूरा किला है वो रिनोवेट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीट है, वीट सीमेंट और चूना इसका वापर किया है। और जो भी रेत वगैरह थी, इस तरफ थी भीमा सरस्वती का संगम, दुहेरी संगम, तो इसी नदी से रेत निकाली गई थी और इसी किले का पुनर्निर्माण किया गया। सो गाइस दोपहर के बज चुके हैं अभी 2, एक तरफ की धूप में मैं शूज़ नहीं पहना क्योंकि मैं अभी जस्ट महाराज का दर्शन किया, तो सोचा महाराज के दर्शन करते ऐसे ही नंगे पाँव इस किले की भ्रमंती करेंगे। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये कुछ मुग़ल कंस्ट्रक्शन है, मतलब दिए लगाने के लिए। और जैसे हम अंदर आते हैं ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा ये एक फाउंटेन है जहाँ से पानी आता था। आप देख सकते हैं छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं आपको, ये यहाँ से पानी आता था, एक फाउंटेन होता था, और यहाँ पे मुझे लग रहा है पानी स्टोर होता था, जो ये एक रिपले जाता था पानी, एक रिपीट, इसीलिए ये एक फाउंटेन था। फाउंटेन के अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे एक होल है सेंटर में। अगर सूरज बराबर 2 बजे या 12 बजे ना सूरज ऊपर रहता है तो इसकी रोशनी सीधा इसी फाउंटेन के बीच में पड़ती थी। अभी 2 बजने है इसके लिए, आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी वहाँ गिर रही है। तो ये जगह जगह पे यहाँ पे ना एक होल दिए, अभी आपको दिखाता, ये देख लीजिए यहाँ पर भी रोशनी आने के लिए बहुत अच्छा पैसेज दिया है इन्होंने, मतलब अंदर दिए लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमाम खाने का पोर्शन है, तो इस जगह पर हम जाएँगे। तो ये देख लीजिए, अब हम कहाँ पहुँच गए पता नहीं, लेकिन थोड़े लोग रहते। अब मैं शब्द नहीं बोलूँगा ज़्यादा, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो दीवार है ये धर्मवीरगढ़ की दीवारें हैं। यहाँ पे कुछ निर्लज लोग हैं जिन्होंने अपने नाम लिखे हैं। अब मैं इनको क्या बोलूँ, तो यहाँ से ये एक पैसेज है दोस्तों जो बाहर जाता है। तो ये एक
आउटर साइड है मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको जो तटबंदी दिखाई दे रही है वो तटबंदी है, और वहाँ जो आपको पिलर दिख रहा है लाइट का, वहाँ तक ये तटबंदी है। और जो ये किला है वो 110 एकड़ में फैला हुआ है, आपको दिखेगा नहीं लेकिन ये 110 एकड़ में फैला हुआ किला है, बहुत विशाल ये किला है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये हमाम खाना, इस हमाम खाने की मैं बात कर रहा था दोस्तों। ये एक मॉडर्न बाथटब आप जैसे कह सकते हैं। तो इसी के बीच में सेंटर में आप देखोगे ये रोशनी आने के लिए फैसिलिटी है, अभी बन चुकी है 2, तो रोशनी इस तरफ आएगी। तो जैसे 12 बजेंगे रोशनी सीधी यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे देख लीजिए ये मॉडर्न बाथटब, जैसे अंदर आते हैं ना आप देख लीजिए कितना छोटा सा ही, मतलब लंबा तो है लेकिन हाइट में देख लीजिए मेरी कमर नहीं है। तो यहाँ पे पानी आता था, इस जगह से गर्म पानी आता था, और ये देख लीजिए यहाँ से, ये 3 जगह थे, यहाँ से पानी आता था, ये टब भरता था। टब भरने के बाद नहाने के बाद जो भी यहाँ पे मुगल था, इसका नाम मुझे पता नहीं और नाम जानने की मुझे इच्छा भी नहीं, फिर जो पानी था वो इसी खड्डे से बाहर जाता था। तो ये एक हमाम खाना नहाने का बोल सकते हैं। और इस तरफ है दोहरी संगम सरस्वती और भीमा नदी का। मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ, वहाँ पे एक बंदरगाह है, मतलब बोट आती थी, उस जगह पे जाके दिखाता हूँ। मैंने एक नोटिस किया है यहाँ पे ना अंदर बहुत चिल्ड है। तो ये देख लीजिए, एक अभी मैं एक हॉल जैसे पोर्शन पे आ चुका हूँ। तो ये में भी जो यहाँ की रानियाँ थी वो यहाँ बैठ आगे का नज़ारा देखा करती थी, इसी के लिए ये जगह हो सकती है, क्योंकि जो अभी यहाँ के नज़ारे दिख रहे हैं वो बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, यहाँ के नज़ारे देख लीजिए। तो उस ज़माने में यहाँ पे रानियाँ लोग बैठती होगी, जो यहाँ का जो बहादुर खान था उसका ये महल था, तो उसकी रानियाँ यहाँ बैठती थी, और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन मैं इस बंदरगाह की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बोट्स आती थी, और यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, यहाँ से लोग नीचे जाते थे। और अभी मेरे पाँव भी बहुत जल रहे हैं, बहुत जल रहा है। तो अभी टेरेस पे जाना बाकी है दोस्तों। यहाँ से मैंने एंट्री की थी, और उस तरफ है हमाम खाना, उसके सामने आपको ये स्टेयर्स दिखेंगे। यहाँ से ऊपर चलते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन था, ये बिल्डिंग है जो बहादुर खान की, वो 2 मंजिली थी। तो हम आ चुके अभी टेरेस पे, ये देख लीजिए, ये ऐसा कुछ टेरेस का पोर्शन है। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ नालायक लोग हैं जिन्होंने यहाँ सब जगह अपना नाम गुताया। ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप, ये नाम है इनके बाप ने यहाँ पे जगह ली थी, इसके लिए उन्होंने अपना नाम यहाँ पे देखा है। अंदर जो वातावरण है वो ठंड रखने के लिए गया, क्योंकि जो भी हीट है वो इसको लगेगी, लेकिन जो अंदर का क्लाइमेट होगा वो चिल रहने वाला। इसी कारण ये जो मीनार है ये मुझे मोस्टली जो ताजमहल है, ताजमहल के ऊपर कैसा आपको दिखेगा, जो अंदर का टेम्परेचर ठंडा रखने के लिए ये कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो ऐसा ही कुछ है। तो दोस्तों हमने ऊपर का जो टेरेस था वो देख लिया। दोस्तों ये जो महल था वो बहादुर खान का था, जो औरंगजेब का भाई था। तो अब हम आते एक दूसरी साइड, जो कहा जाता है यहाँ पर जो बहादुर खान था उनकी बीवियाँ यहाँ पे रहती थी, उनके रहने के लिए ये जगह था। उस तरफ देखोगे तो ये सारे रानी महल ऐसा बोल सकते हैं, मतलब रूम्स थे जो रानी वहाँ रहते थे। और यहाँ पे एक हॉल जैसा समझ सकते हैं आप। हॉल के पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी जो एक मतलब दीवार होगी, लेकिन दीवार के बीच में बराबर ये सारे दरवाजे होंगे जो इस व्यू को दर्शाते होंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। तो यहाँ पे जो वास्तु है आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है ये दोबारा बनाया गया है। ये जो फोर्ट है, ये जो किला है वो यादव काली है, मतलब 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। क्योंकि यहाँ पे अभी भी आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये पत्थर का बनाया था, लेकिन उसके बाद मुग़लों ने यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन किया और यहाँ पे चूना और सीमेंट और वायु और विटा का उपयोग करके ये फिर से बनाया। और आप डेमो भी देख सकते हैं, यहाँ पे वीट रेत और वायु का सब मिक्सचर करके ये रिकंस्ट्रक्शन किया है। इस किले पे देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे 13वीं सेंचुरी में बनाए हुए मंदिर है जो यादव काली है, जो देवगिरी यादव थे उन्होंने यहाँ पे वो मंदिर बनाए थे। वो मंदिर भी हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम जो महल है वो थोड़ा भ्रमण करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो सब जगह जैसे दिए रखने के लिए जगह है, देख लीजिए दूर दूर तक। और ये महल है, ये बहुत विशाल महल था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये महल है। और यहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन है, अभी ये कुछ अलग ही है, जो मिट्टी भर चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पुरातत्व खाता क्या कर रहा है पता नहीं,
लेकिन देख सकते हैं आप इस किले की हालत कैसी है। वहाँ पे हमने देखा है होल से जो रोशनी अंदर जाने के लिए किया है, क्योंकि वो सब हमाम खाना का एरिया था। क्योंकि जो बहादुर खान है उसकी एक बीवी तो नहीं होगी, उसके आराम से 3-4 बीवी होगी, इसी के लिए उसने वो हमाम खाना इतना बड़ा बनाया है और ऊपर से रोशनी वगैरह आने के लिए ये जगह थी। कहा जाता है जब छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को वहाँ से लाया गया तब यहाँ से औरंगज़ेब आता है और यहाँ पे नमाज़ पढ़ता है और अल्लाह से कहता है कि या अल्लाह तूने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। तर मित्रांनो हा आहे तो विजय स्तंभ, तिथे छत्रपती संभाजी महाराज आणि कवी कलशजींना बांधून ठेवलं होतं साखळी दंडने आणि समोर आपल्याला बघू शकता श्री छत्रपती संभाजीराजे शौर्यस्थळ धर्मवीरगड, इथेच हा विजय स्तंभ आहे। या स्तंभाला छत्रपती संभाजी महाराज आणि कवी कलशजींना बांधून ठेवलं होतं। स्वराज्य का सबसे काला दिन 1 फरवरी 1689 औरंगजेब अपनी लाखों की सेना के साथ स्वराज्य पर आक्रमण करने वाला है और उस सेना का नेतृत्व जुल्फे खान कर रहा है। महाराज अपनी गुप्त सभा खत्म करने के बाद महाड़ मार्ग से रायगढ़ जाने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि औरंगजेब का सरदार मुकरब खान उन्हें पकड़ने आने वाला है। गनूजी शिर्के महाराज के बहनोई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहागिरी देने से साफ इनकार किया, क्योंकि वतनदारी किसी को भी नहीं देने का आदेश छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था। इसी बात पर गनूजी शिर्के ने मुगलों से हाथ मिला लिया। गनूजी ने मुगल सरदार मुकरब खान को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में है। महाराज ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया वे मार्ग सिर्फ मराठे जानते थे। गनूजी ने मुकरब खान को ये सारे गुप्त मार्ग के बारे में बताया और इस तरह संगमेश्वर में कस्बा बंदरगाह पर छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को मुगलों ने कैद कर लिया। इसी धर्मवीरगढ़ पर छत्रपति संभाजी महाराज के साथ अनगिनत अत्याचार औरंगजेब ने किए। उनकी आंखों में गरम गरम सलिया डाल दिया, उनकी जीवा झाट ली, उनके कानों में गरम तेल डाल दिया, उनके हाथ पाँव की उंगलियां तोड़ दी और उनके जो नाखून थे वो खींच ले। अनगिनत अत्याचार छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब ने किए। ये बताते हुए भी मुझे हो नहीं रहा है, अगर आपको छोटी सी चोट लग जाए तो आप कैसे तिलमिला उठते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने तब्बल 40 दिनों तक ये अत्याचार सहन किए और अंत में छत्रपति संभाजी महाराज को श्री क्षेत्र तुरापुर वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर 10 दिनों तक महाराज के साथ अत्याचार किए। वहाँ पर उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने जान की बाजी लगा दी, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, इसलिए उनको धर्मवीर भी कहा जाता है। उसी श्री क्षेत्र तुलापुर पर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि है और उससे 10 किलोमीटर पर यानी कि वड़बुद्रुक पे छत्रपति संभाजी महाराज की दूसरी समाधि है। छत्रपति संभाजी महाराज की 2 समाधियाँ क्यों है, इसके बारे में मैं एक विस्तार वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, आपके मन में ज़रूर सवाल होगा कि जब छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में कैद किया गया, उसके बाद उन्हें संगमेश्वर से इसी धर्मवीरगढ़ पे लाया गया, तो उसी वक्त मराठों ने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। उस टाइम औरंगजेब ने अपने सरदार जुल्फिकार खान को रायगढ़ पर बेड़ा डालने के लिए भेजा। तब्बल 2 लाख की सेना थी और उसी वक्त छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर में कैद कर लिया गया। दोनों सिचुएशन में मराठों को स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ को पहले बचाना पड़ा, क्योंकि स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ प्रमुख कारबार था। वहाँ से स्वराज्य के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन थे वो लिए गए थे। अगर स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पर अटैक हुआ और वो मुगलों के हाथ में गया तो पूरा स्वराज्य औरंगजेब के कदमों में चला जाएगा। इसी कारण जो मराठी मावले थे वह रायगढ़ की डायरेक्शन में पहले गए और उन्होंने पहले रायगढ़ पे जो जुल्फिकार खान जा रहा था उसे रोकने की कोशिश की। उसी वक्त छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलश जी को संगमेश्वर से यहाँ पेड़गांव धर्मवीरगढ़ लाया गया। जब ये बात औरंगजेब को पता चली कि छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया गया, तो उसने लाखों की सेना भेजी छत्रपति संभाजी महाराज को संगमेश्वर से यहाँ लाने के लिए, क्योंकि उसे पता था अगर मराठों को ये बात पता चली कि छत्रपति संभाजी महाराज कैद हो चुके तो वो अपनी जान की बाजी लगा देते, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को बचा लेते थे। ऐसा नहीं है कि मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज को बचाने की कोशिश नहीं की। संताजी घोरपड़े उनके 2000 सैनिकों के साथ इसी धर्मवीरगढ़ पर उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन इसी धर्मवीरगढ़ पर मुगलों की 4 लाख की सेना थी। 4 लाख सेना के सामने 2000 मावले छत्रपति संभाजी महाराज को बचा नहीं पाए। दोस्तों, ये है एंट्री धर्मवीरगढ़ की। यहाँ से जब आप एंट्री करोगे तो सामने दिखेगी आप छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य स्तंभ, और यहाँ पे एक रूट है जो ऊपर जाता है मंदिर की तरफ, तो यहाँ से उस मंदिर की तरफ जाएंगे। अभी वहाँ पर है महल, और उसके सामने अगर आप आओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हत्तियों को बांधा जाता था, और ये जो नदी है यहाँ से पानी इधर इकट्ठा किया जाता था। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए,
यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता था और यहाँ से फिर पानी जो किले पे रहते थे उनको दिया जाता था। तो अभी अवस्था देख सकते हैं आप इस जगह की कैसी हो रही है। पूरा जंगल हो चुका है यहाँ पे और ये स्तंभ थे 2 जहाँ पर हथियों को बांधकर पानी खींचा जाता था इस जगह से। किले पर देखने लायक बहुत सारी चीज़ें इसी किले पर है। 13वीं सेंचुरी में बनाया हुआ यादव काली मंदिर है जो महादेव को समर्पित है। वो मंदिर देखने जाएंगे अब हम। और यहाँ पर कहा जाता था कि उस टाइम पे 70,000 लोग रहते थे। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण पातालेश्वर मंदिर है और बालेश्वर मंदिर है। यहाँ पे 2 मंदिर है। तो इस तरफ भी रास्ता आता है, लेकिन यहाँ पे हत्तीमोट क्रमांक 1 यहाँ पे हत्तीमोट है जो हत्ती को बांधकर वहाँ से पानी निकाला जाता था। वो एक उस तरफ जगह है और दूसरी हत्तीमोट क्रमांक 2 इस तरफ है, वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम जाते हैं लक्ष्मी नारायण पातालेश्वर मंदिर। तो दोस्तों ये जो मंदिर है 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। आप देख सकते हैं इनकी जो आर्किटेक्चर है, ये पत्थर ऐसे लगाया गया है कि एक दूसरे को ऐसा लॉक हो सके, ऐसा ये पत्थर की कंस्ट्रक्शन है। और ये इतना विशाल मंदिर है। अगर आप धर्मवीरगढ़ आ रहे हैं तो इस मंदिर को ज़रूर विज़िट करना। ये हमारी हिंदुओं की धरोहर है, आप यहाँ पे ज़रूर आना। जो पत्थर है उनके ऊपर जो शिलालेख किया है, मतलब देख सकते हैं आप, कार्विंग दे सकते हैं। मंदिर पत्थरों पे ऐसा मंदिर की कार्विंग की है, मूर्तियों की कार्विंग की है, गणपति पप्पा की कार्विंग की है। देख के बहुत खूबसूरत दिखता है ये। दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूँ श्री मल्लिकार्जुन मंदिर। आप देख सकते हैं इस मंदिर की कार्विंग कंस्ट्रक्शन, ये पत्थर है वो किसी सीमेंट या फिर चूना से नहीं, बल्कि ये बस नॉर्मल एक पत्थर है जो एक के ऊपर पत्थर रख के इनके अंदर एक एंटी लॉक सिस्टम लगा है। मतलब एक पत्थर ऐसा पत्थर और दूसरा ऐसा पत्थर, ये जो लॉक होगा अंदर। सो दोस्तों मैं अभी अंदर का इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। अंदर बहुत ठंड है एकदम, आप देख सकते हैं। ये इंटीरियर है यहाँ का। भगवान जी की मूर्ति थी, लेकिन अभी बस अंधेरा ही है। और इस तरफ भी देख सकते हैं, दोनों तरफ गणपति पप्पा है या महादेव की मूर्ति थी, लेकिन अब बस अंधेरा ही है। और ये अंदर की इंटीरियर कुछ ऐसी है। और सामने आप देखोगे गणपति पप्पा की मूर्ति, और ये है अंदर है महादेव का शिवलिंग। दोस्तों मल्लिकार्जुन मंदिर के साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेंच है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं विशाल महादेव की शिवलिंग यहाँ पे है धर्मवीरगढ़ पे। तो आप ये महादेव की शिवलिंग ज़रूर देखना। आप जब एंट्री करोगे गांव से, दोस्तों ये जो रास्ता है वो गांव से आता है, वो सीधा दिखकर आपको पिलर, वहाँ से अगर आप उस तरफ जाओगे तो वो गाँव है। तो वहाँ पे एक बोर्ड है मल्लिकार्जुन, और जैसे आप आओगे तो ये आपको मंदिर दिखेगा। इस तरफ है महादेव की शिवलिंग, और उधर भी एक मंदिर है, तो वहाँ जाते हैं। वहाँ से और एक रास्ता है जो सीधा गांव में जाता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं रामेश्वर मंदिर। वहाँ पर है मल्लिकार्जुन मंदिर, उसके सामने आप देखोगे तो ये है रामेश्वर मंदिर। यहाँ पर महादेव के 4 मंदिर है, और जिसमें से ये 4था मंदिर है। अंदर आपको दिखेगी महादेव की शिवलिंग। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, ताकि छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। तो गाइस मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाले ब्लॉग में। तब तक जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र।